हेलो बच्चों, मैं हूं आपका राज सर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर आता है एसआई यूनिट्स और फिर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये बाकी के हैं dimensions of physical quantities, dimensional analysis, application of dimensional analysis, limitations of dimensional analysis, significant figures, least count and errors in measurement। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात बताता हूँ। अगर आप 9th 10th या 11th में हैं और मैथ साइंस या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। रेगुलर टाइम टेबल, नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड और कन्वीनियंट है। और सबसे अच्छी बात, फी केवल ₹399 पर मंथ पर सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स लेने पर केवल ₹749 पर मंथ। डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। चलो अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसे एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मुझे इस टेबल की लेंथ मेजर करनी है, लेकिन मेरे पास कोई मेजरिंग टेप या स्केल नहीं है, तो फिर मैं मेजर कैसे करूंगा? अब ना यहाँ पर मुझे एक स्टिक मिल गई, तो मैं उसी से ही मेजर करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने टेबल की लेंथ मेजर की और वो 1.5 स्टिक्स के बराबर निकली। अब देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, 1.5 उसकी वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, और स्टिक ए एक यूनिट है, मतलब 1.5 स्टिक ए के बराबर ये टेबल है। लेकिन इस मेथड की शॉर्टकमिंग ये है कि कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरी स्टिक से भी मेजर कर सकता है। जैसे कि ये देखो, ये स्टिक बी लेकर के आया है जो स्टिक ए से बड़ी है। अब इसे लेंथ की वैल्यू अलग मिलेगी और उसकी यूनिट भी अलग होगी, क्योंकि उसकी स्टिक अलग है ना मेरी वाली से। वो स्टिक बी को रेफरेंस यूज कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। अब मैं या कोई भी इस मेजरिंग टेप को रेफरेंस मानकर इस टेबल की लेंथ निकालेगा तो उसे सेम ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब एक बार और टेक्स्ट बुक डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो फिर अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यूनिट मेजरमेंट करने का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होता है और ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे कि एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, और लास्ट में एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज होता है और इसी को हम अब डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम की। एसआई यूनिट सिस्टम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसे 1960 में सीजीपीएम ने ग्लोबली लॉन्च किया था। और इसी सिस्टम में लेंथ के जैसे टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, जिसको स्मॉल एम लेटर के सिंबल से डिनोट करते हैं। मास किलोग्राम में केजी, टाइम सेकंड्स में एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एमओएल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। वैसे इसमें आपको लुमिनस इंटेंसिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इन 7 के सिवा
दो और फिजिकल क्वांटिटी भी होती हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं राइट आंसर को लाइक कर दूंगा। अब एक और बात, जब हमने इन यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना दिया तो इनकी डेफिनेशन भी तो स्टैंडर्ड ही होगी, मतलब किसी ऐसी चीज पर बेस्ड होगी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। जैसे कि बात करते हैं मीटर की, तो 1 मीटर को ऐसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। अच्छा, अब इतने ही सेकेंड्स क्यों? मतलब कुछ और नहीं ले सकते थे क्या? से 30 लाख सेकेंड्स ले लेते या फिर 50 लाख सेकेंड्स ले लेते, और लाइट को ही क्यों चूज किया? सोचने वाली बात है। और इसका रीजन ये है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, और हमने जो 1 सेकेंड को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है उसमें लाइट ठीक इतना ही ट्रेवल करती है, और लाइट की स्पीड कांस्टेंट होने के ही कारण से हमें हर बार सेम ही मेजरमेंट मिलेगी, ना कि स्टिक्स की तरह। ठीक इसी तरह से अदर यूनिट्स की भी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, जो कि मैं आपको होमवर्क में चेक करने के लिए देता हूं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देना, मैं राइट आंसर को लाइक दे दूंगा। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किस साल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफाइन और अडॉप्ट किया था? और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इस रूम के लेंथ एंड एरिया की। लेंथ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया की वैल्यू होगी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और एरिया की वैल्यू लेंथ की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और इसीलिए एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह से हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे शेयर की थी। लेंथ, मास, टाइम, करंट वगैरह वगैरह। अब जरा एक बार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज that are independent of other quantities and are used as the foundation of measuring other quantities. Derived quantities are the physical quantities that are expressed in terms of fundamental quantities through mathematical relationships. मतलब वही कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो सबसे इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होती हैं। चलो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग: फोर्स, वर्क। तो देखिए फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई फोर्स की एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एसआई यूनिट हमने अभी निकाली थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर्स, तो वर्क की ऐसा यूनिट आई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैं ना आपको इस टॉपिक को एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो हम बात करते हैं स्पीड की, जो कि होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ पर ध्यान दो, देखो भाई डिस्टेंस को मैं लेंथ लिख सकता हूँ, अरे भाई लेंथ ही तो है और टाइम तो वही रहेगा, तो मैं स्पीड को लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, इसे ना डायमेंशनल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर हमने स्पीड को कैपिटल एस सिंबल से डिनोट किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए।
ऐसे ही हमें लेंथ और टाइम के लिए भी करना है और साथ ही पावर्स भी लिखनी है। अब ये सुनो, स्पीड की लेंथ में डायमेंशन कितनी है बताओ। आंसर है 1। ऐसे ही स्पीड की टाइम में डायमेंशन कितनी होगी? आंसर है -1। अब डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उसकी रिस्पेक्टिव बेस क्वांटिटी का एक्सपोनेंट होती है। जैसा कि हमने स्पीड के एग्जांपल में देखा था कि स्पीड की लेंथ में डायमेंशन 1 है और टाइम में -1। और ये जो हमने ऐसा लिखा हुआ है इसको हम ऐसे बोलते हैं कि स्पीड को हमने डायमेंशनल फॉर्म में लिख दिया। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया की लेंथ में डायमेंशन क्या होती है तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में बताओ। अब देखो, एरिया की वैल्यू होती है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। भाई ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, तो एरिया हो गया लेंथ स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूं कि एरिया की लेंथ में डायमेंशन 2 है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया की मास में डायमेंशन क्या है, बताओ बताओ, कमेंट्स में बताओ। मैं राइट आंसर को एक लाइक कर दूंगा। आप कुछ बेस क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए टिपिकल सिंबल्स देख लो। लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, मास को कैपिटल एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए या आई से, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से और लुमिनस इंटेंसिटी को जे से। बस ये टॉपिक यहीं तक था जो मैंने अभी तक सिखाया है। अगर समझ गए हो तो आगे की जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाली है। अगला टॉपिक न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पर आंसर वगैरह कुछ मत रटना, बस लॉजिक समझो कि कैसे सॉल्व करना है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। E है एनर्जी, m है मास और v है स्पीड या वेलोसिटी। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि E यानी कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर बताओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हम फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्पीड को डायमेंशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई m तो हमें पता ही है, सीधा हम खाली m लिख लेंगे। स्पीड को लिख लेते हैं। तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए L आ गया, टाइम के लिए T आ गया, तो ये आ गया S इज इक्वल टू L की पावर 1 और T की पावर -1। अब मैं इसे फॉर्मूला में डाल दूं तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ m L की पावर 2 और T की पावर -2। अब क्योंकि हाफ जो है वो एक नंबर है और नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा और मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू m L की पावर 2 T की पावर -2। ठीक है बच्चों, और ये हमें मिल गया एनर्जी E का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी तुम ट्राई करना। तो मैं इसमें पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर टाइम का तो क्लियर है और एनर्जी की अभी बात हुई है, तो अब हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। अब आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन से एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर। अब आप एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लोगे, मैंने पिछले एग्जांपल में सिखाया था। तो यहाँ पर बस जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें हमने स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिला था एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला।
अब हम एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आ गया P इज इक्वल टू m L की पावर 2 T की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय T की पावर -1। अब -1 प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया P इज इक्वल टू m L की पावर 2 T की पावर -3। अच्छा बच्चों, कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले खुद करो और ना बने तो फ्रेंड से हेल्प लो और फिर भी ना बने तो मुझसे पूछो। अब इसके साथ एक और पॉइंट भी समझो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, मतलब जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है और हम उन्हें डायमेंशनल एनालिसिस में इग्नोर कर सकते हैं। एक तो नंबर, जैसे कि आपने अभी देखा, और दूसरा रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, जैसे कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, लेकिन बच्चों इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करना। सिंपल सा टॉपिक है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कुछ मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। तो फिर अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो अब सबसे पहली एप्लीकेशन देखते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लेंथ में मास को ऐड कर सकता हूँ? सोचो ज़रा। अरे नहीं, बताओ मुझे कैसे ऐड करोगे? अगर मैं बोलूँ 10 cm प्लस 5 cm तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 cm प्लस 20 kg तो ये बात कोई सेंस बनाती नहीं है। ठीक ऐसे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं। कैसे? अरे भाई, ऐसे कि इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन आइडेंटिकल है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो इस फेमस इक्वेशन को ही देख लेते हैं। याद है ना ये, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर S यानी डिस्टेंस की डायमेंशन L होगी, यू टी यानी कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो स्पीड के लिए आ गया LT -1 और टाइम के लिए आ गया T। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, मतलब इस पार्ट की डायमेंशन भी L ही होगी। चलो अब लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। पहले तो हाफ, ये तो नंबर है, इसे तो इग्नोर कर लेंगे। अब क्या बचा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम कट जाएगा तो बचा क्या? लेंथ। अब यहाँ से आप देख सकते हो इस इक्वेशन की हर टर्म की डायमेंशन हर एक बेस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में सेम है। लेंथ को लेंथ में ऐड किया तो लेंथ ही मिलेगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने डायमेंशनली करेक्ट लिखा है, करेक्ट इक्वेशन नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इक्वेशन में से मैं हाफ हटा देता हूँ तब भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट रहेगी, लेकिन हम अपनी लर्निंग से जानते हैं कि ये इक्वेशन गलत है। नेचर इस इक्वेशन के हिसाब से काम नहीं करता। अब एक पॉइंट पर ध्यान देना, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी राइट या रॉन्ग होगी, पर एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन हमेशा ही रॉन्ग होगी। अब होमवर्क भी लिख लो और नोट्स के साथ रिवाइज करना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलो अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बच्चों ध्यान से पढ़ना इसको, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट यूनिट ऑफ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट। अब सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब आगे स्पीड की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दी हुई है, एसआई के लिए आ गया मीटर पर सेकेंड और सीजीएस के लिए आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड ही होंगे ना। अब मैं 1 मीटर की जगह न्यूमरेटर में 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। मतलब मिल गया आंसर। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले तुम ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन तो है ही। वीडियो पॉज करो, जाओ पेन पेपर लो और सॉल्व करो। चलो फिर अब मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। देखो ये कह रहा है, ये एनर्जी की एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट भी आ जाता है कि सर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर या फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh या फिर किसी और टाइप की एनर्जी। तो ठीक है दोस्त, सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और यूनिट लिख देता हूँ। ये आया हाफ एम वी स्क्वेयर, मास केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो ये निकला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेते हैं। ये रहा mgh, मास केजी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट के लिए मीटर। तो ये भी क्या निकला? ये भी वही निकला जो कि काइनेटिक एनर्जी में निकला था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एनर्जी किसी भी टाइप की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी तो एनर्जी है। अब चाहे वो पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, उसकी यूनिट सेम ही रहेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज निकल करके आई इस न्यूमेरिकल से। चलो अब न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देते हैं। अभी अभी हमने एसआई यूनिट निकाली एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से। वैसे तो एसआई यूनिट जूल है, लेकिन हम डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 जूल हुआ 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, केजी का ग्राम्स, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड्स का सेकेंड्स ही आता है। केजी में 1000 ग्राम्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड। और ये वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में डाल देंगे, वही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। तो अब क्या मिल जाएगा? 1 केजी की जगह 1000 ग्राम, 1 मीटर स्क्वायर की जगह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड तो वही रहेगा। तो ये आया 1 करोड़ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं 1 करोड़ को 10⁻⁷ लिख सकता हूँ। तो ये आया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं ERG लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG। चलो अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 2000 ERG में कितने जूल्स होते हैं। तो अब आपको पिछले एग्जाम्पल से याद होगा कि 1 जूल 10⁻⁷ ERG के बराबर होता है। अब भाई ये 10⁻⁷ डिवीजन में आ गया ना दूसरी साइड जाकर, तो ये हो गया 1 ERG इज इक्वल टू 10⁻⁻7। अब मैं 2000 ERG में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड्स को 2000 से। अब ये आ जाएगा 2000 ERG इज इक्वल टू 10⁻⁻4 जूल्स। तो ये आ गया 2000 ERG इज इक्वल टू 0.0002 जूल्स। अब देखो ये क्या बात हुई, यहाँ 2000 ERG तो इतना ज़्यादा एनर्जी दिखा रहा है और जूल्स में तो 0.5 जूल तक नहीं निकली। अब ये बताओ कि रियल लाइफ में
ये एनर्जी ज़्यादा है या कम है। तो अगर मैं एक बल्ब को 2000 ERG पर सेकेंड एनर्जी देता हूँ तो क्या बल्ब जल उठेगा? आंसर कमेंट में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बल्ब की रेटेड पावर टिपिकली 25 वॉट्स होती है, मतलब 25 जूल्स पर सेकेंड। लेकिन 2000 ERG पर सेकेंड तो 0.0002 जूल्स के बराबर है। तो मतलब ये तो बहुत ही कम हुआ, बल्ब तो जलेगा ही नहीं ऐसे। चलो अब थर्ड एप्लीकेशन पर चलते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब यहाँ तो फॉर्मूला गेस करने की बात हो रही है। जैसे कि ये एक पेंडुलम है और अब हमें ये पता है कि इसका एक पूरा टू एंड फ्रो करने में जो टाइम लगता है, जिसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और हम ये भी जानते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन प्रोडक्ट टाइप का है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इनके बीच है कैसा रिलेशन। तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि टी जो कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के प्रोडक्ट के। एल यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम के, एम यानी कि मास ऑफ बॉब, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यही हमें डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट करनी है। अब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा लेता हूँ तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब मैं इक्वेशन के दोनों साइड्स को डायमेंशनल फॉर्म में लिख लेता हूँ। टाइम के लिए टी आ गया, के तो कांस्टेंट नंबर है तो डायमेंशन लेस है। लेंथ ऑफ पेंडुलम को केवल एल से लिख सकता हूँ और मास ऑफ बॉब को एम से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह एल टी -2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड में एम और एल की भी डायमेंशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने एम और एल ऐड किया है उसमें एम और एल की पावर 0 होगी। तो अब मैं राइट हैंड साइड पर एम, एल और टी को कंबाइन कर देता हूँ और मुझे यहाँ से 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। यहाँ से हम ए, बी, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी तो 0 हो गया, सी -½ है और ए +½ अब ये वैल्यूज मैं ज़रा पुट कर देता हूँ हमारी डायमेंशनल इक्वेशन में और यहाँ से हमारे पास निकल कर आया T = K × √L/G। अब देखो हमें यहाँ पर K की वैल्यू नहीं पता चली क्योंकि K एक डायमेंशनलेस नंबर है। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना इस एक्सरसाइज में आपको स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद से पढ़कर समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है। डन है? चलो शुरू करता हूँ। ये ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शनल सिंबल हटा दिया। अब लेफ्ट साइड पर फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है। ABC की वैल्यू निकाल ली। ये लो जी, आ गया आंसर। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है और हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस को भी समझा, लेकिन उस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और मोस्टली वो लिमिटेशंस भी आप देख चुके हो। सबसे पहले तो फर्स्ट लिमिटेशन, रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी
किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि आपने लास्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखा होगा, हमें ये बता दिया गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम रिलेशनशिप को कैसे निकालते? से एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन डायमेंशनल मेथड से तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और अब दूसरी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये मेथड सिर्फ तब काम करता है जब डिपेंडेंस प्रोडक्ट फॉर्म में हो। जैसे कि पेंडुलम के एग्जांपल में देखा था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अगर रिलेशन समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन का होता तो ये मेथड फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशनल एनालिसिस से इस इक्वेशन को डिराइव नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ टर्म्स का समेशन है। चलो अब बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन की। कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स। ये वाला आपने देखा हुआ है, याद करो। अरे हाँ, वही पेंडुलम वाला एग्जांपल, उसमें हम कांस्टेंट k की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे। समझ आया? डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ रिलेशनशिप मिलता है, लेकिन किसी इक्वेशन में कांस्टेंट k की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी यहाँ खत्म हो गया और बस लास्ट 2 टॉपिक्स ही बचे हैं इस चैप्टर में। तो चलो अब जल्दी से सेकंड लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से हमें ये पता चलता है कि हमारी मेजरमेंट कितनी सही है। अब मान लो हमने एक स्टिक को रूलर से मेजर करना शुरू किया और उसकी लेंथ मिली 14.2 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर वो लेंथ एक्चुअली 14.2 और 14.3 के बीच में आ रही हो, जैसे 14.24 सेंटीमीटर्स या 14.27 सेंटीमीटर्स, तो क्या एक नॉर्मल रूलर से ये पता चल पाएगा? नहीं ना। एक सिंपल मीटर स्केल या रूलर सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक की ही एक्यूरेसी देता है, तो हमें सिर्फ 14.2 सेंटीमीटर तक ही सही पता चलेगा। तो अब सवाल यह है कि मेजरमेंट के कौन कौन से डिजिट्स सच में इम्पोर्टेंट है। सोचो ज़रा, 14.2 तक ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक ही नाप सकता है। वैसे असली में लेंथ 14.24 या 14.27 हो सकती है, लेकिन हमारा स्केल तो 14.2 और 14.3 तक ही ठीक से नाप सकता है। तो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंटली 14.2 सेंटीमीटर लेंथ कह सकते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई। ये वही डिजिट्स हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी रीडिंग यहाँ तक सही है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स पर। ये सारे रूल्स बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है, अगर किसी भी रीडिंग में सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 123.45 सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सेकंड रूल देखते हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जितने भी जीरो आते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई। अब तीसरे रूल पे चलते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.003 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब फोर्थ रूल, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आते हैं
सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। अब चलते हैं अगले रूल पर। एक होल नंबर में जितने भी ट्रेलिंग जीरो आते हैं सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहाँ 1300 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करने को कह रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, 18472। अब इसमें रूल नंबर 1 के हिसाब से सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सारे सिग्निफिकेंट हुए। तो अब राउंड ऑफ कर लेते हैं। लास्ट में 2 है जो कि 5 से कम है तो 7 का 7 ही रहेगा। अब ये हुआ 2 की जगह 0 तो 18470। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग होल नंबर के लास्ट में जितने भी 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसके बाद 4 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर 7 बड़ा है 5 से तो 4 का राउंड ऑफ होकर 5 हो जाएगा। तो ये निकल कर आया 18500। अब इसमें लास्ट में सारे जीरोज हैं तो वही रूल नंबर 5 के हिसाब से 18500 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है 13.645। इसमें भी रूल नंबर 1 के हिसाब से सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए और राउंड ऑफ हमें करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो चलो राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 4 का 4 ही रहेगा। अब एक चीज पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने 0 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मैं 0 लगा देता तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 ही रहते, लेकिन अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हो चुके हैं। चलो अब आगे देखते हैं। और अब 6 का भी 6 ही रहेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए 3 पर 15.380। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हुई? रूल नंबर 1 और 4 के हिसाब से देखो 5 हुई। चलो अब राउंड ऑफ करते हैं, 8 का 8 ही रहेगा। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हुई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे राउंड ऑफ करते हैं। 8 ग्रेटर है 5 से तो 3 का राउंड ऑफ होकर 4 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात पर ध्यान देना, मैंने लास्ट में 0 ऐड नहीं किया जब भी मैंने किसी डिजिट को रिमूव किया। अब चलते हैं डी पर। डी है 17.850 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। तो इसमें 15 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए रूल नंबर 1 और 4 के हिसाब से। अच्छा, अब 5 का राउंड ऑफ कर लूं। 5 के बाद 0 आ रहा है तो 5 ही रहेगा। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही रह गए। अब आगे राउंड ऑफ करें, 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि 8 के बाद 5 है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 ही रह गए। और इसी तरह ये एक्सरसाइज भी हुई यहाँ पर खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं ना इसको एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। एक्सरसाइज देख लो। ये कह रहा है कि 12.42, 0.0714 और 357.1 को ऐड करके बताओ कि क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ना ऐसी प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबके डेसिमल प्लेसेस देख लो। 12.42 में 2 हैं, 0.0714 में 4 हैं और 357.1 में 1 ही है। स्टेप 2, सबको ऐड कर लो। ये क्या निकला? 369.5914। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ना हम लीस्ट डेसिमल प्लेस जो भी होता है वहीं तक राउंड ऑफ करते हैं। अब स्टेप नंबर 1 याद करो, उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस 357.1 का था
1। तो अब ये जो आंसर हमने निकाला है इसको हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करेंगे और ये राउंड ऑफ करके आ गया 369.6। बस यही था इसमें। अब आगे देख लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो उसमें कैसे करते हैं। अब इसे भी मैं एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। यहाँ पर ये हमें इवेल्युएट करना है। 24.2 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1054 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 32.4 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं। 24.2 को मल्टीप्लाई किया 1054 से तो ये आ गया हमारे पास 25506.8 डिवाइडेड बाय 32.4 और इसकी वैल्यू निकली ये 787.2। अब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस की वैल्यू लेते थे वैसे ही यहाँ पर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू तक राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास हैं 3, तो हम इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही राउंड ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया 787 और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है लीस्ट काउंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। बस इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म है। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट डिवीजन को कहते हैं। जैसे कि ये एक स्केल है, हाँ वही वाला जिससे तुम क्लासरूम में लाइंस ड्रॉ करते हो। अब इसमें बताओ सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है। यही है ना 0.1। देखो ना 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2 प्लस 0.1 और आगे भी 0.1 ऐड होता जा रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.1 cm या फिर 1 mm। इस स्केल से स्मॉलेस्ट इतना ही मेजर कर सकते हैं। देखो इससे छोटा इससे मेजर नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि इस स्केल से 0.05 cm मेजर करके दिखाओ तो क्या करोगे, बस अपने अंदाजे से ही स्केल को रखोगे ना। स्केल पर ड्रॉन लाइन से तो मैच नहीं करवा सकोगे, बस अंदाजे से स्केल को ऐसे रखोगे कि बस इन 2 mm वाली लाइंस के बीच में कहीं पर आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपने स्कूल की फिजिक्स लैब में देखा होगा। तो इसमें ये होता है मेन स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल। ये जो मेन स्केल है ये तो आपका देखा हुआ लग रहा होगा, ये वैसा ही स्केल तो है जिससे हम लाइन खींचा करते हैं, लेकिन ये वर्नियर स्केल कुछ नया है। अब अगर आपको याद हो जो कि रेगुलर स्केल था उसकी ये लिमिटेशन आ जाती थी कि हम 1 mm के नीचे की लेंथ को ठीक से मेजर नहीं कर पाते थे। ये लिमिटेशन वर्नियर स्केल दूर कर देता है। ये वर्नियर स्केल उस 1 mm को भी फर्दर डिवाइड कर देता है। कैसे, अभी ये बात आगे आपको समझ में आ जाएगी। अभी ये जो पूरा वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट कैसे पता चलेगा। भाई रेगुलर स्केल को तो हम देखकर ही समझ गए थे, अब इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब इसको रटना मत, लॉजिक समझो। लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकने वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है। मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन दिया, जैसे कि यहाँ 1 mm है, और फिर किया उसका सब डिवीजन। बस यही तो है वर्नियर कैलिपर का लॉजिक। अब अगर मैं आपको इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने को दूं तो क्या आप निकाल लोगे? चलो ये होमवर्क में करना और कमेंट्स में आंसर बता देना।
कि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। और इसी के साथ वर्नियर कैलिपर यहीं खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे एक और प्रिसीजन मेजरमेंट डिवाइस की जिसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी कम होता है, और उसे कहते हैं स्क्रू गॉज। इसमें भी दो स्केल्स है, पिच स्केल और सर्कुलर स्केल, और इसका भी लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, ये टॉपिक बस यहीं तक था। बस आप जल्दी से एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि इन दो डिवाइसेस में कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है। ऑप्शन ए एक वर्नियर कैलिपर है जिसके वर्नियर या स्लाइडिंग स्केल पे टोटल 20 रिवीजन्स हैं, या फिर ऑप्शन बी एक स्क्रू गॉज है जिसकी पिच 1 mm है और उसके सर्कुलर स्केल पर टोटल 100 डिवीजन्स हैं। तो ये प्रिसीजन जानने के लिए लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल तो 20 है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन मीन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ पर वैल्यू ऑफ वन मीन स्केल डिवीजन नहीं दी हुई, तो हम 1 mm एज्यूम कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 20 mm विच इज इक्वल टू 0.05 mm। अब स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो सब क्लियर दिया हुआ है, पिच है 1 mm, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 100। सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल देंगे और लीस्ट काउंट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.01 mm। अब 0.05 mm और 0.01 mm में छोटा कौन सा है, 0.01 mm। तो ज्यादा प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ, बिल्कुल सही, स्क्रू गॉज। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर जो कि है एरर्स इन मेजरमेंट। अब एक बात बताता हूँ, फिजिक्स में ना हमने मेजर करने में भी कितना एरर कर दिया है वो भी पता लगाते हैं। अब ये एरर किसी भी वजह से हो सकता है, और जो गलती मेजरमेंट में होती है उसे ही तो हम एरर्स इन मेजरमेंट कहते हैं। अब एरर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, बस यही तो होगा ना एरर। अब एरर्स भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉडुलस, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर से पता ये चलता है कि जो वैल्यू आपने मेजर की है वो एक्चुअल में से कितनी डिफरेंट है। मतलब अगर मान लो आपने एक स्टिक की लेंथ मेजर की और उसकी वैल्यू 80 सेंटीमीटर निकलती है, लेकिन असली में उसकी लेंथ 86 सेंटीमीटर्स है, तो एरर कितना हुआ, 80 माइनस 86, 6 सेंटीमीटर्स का एरर है। ठीक है, बस यही होता है एब्सोल्यूट एरर, कि सही वैल्यू में से कितनी अलग वैल्यू आपने मेजर कर ली। दूसरी तरह का एरर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। अब एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया था, लेकिन इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। देखो, एब्सोल्यूट एरर से आपको ये पता चला कि कितनी गलती की है, 6 सेंटीमीटर तक की गलती की थी ना। लेकिन रिलेटिव एरर से आपको ये पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती की है। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। वही स्टिक जिसको अभी तुमने मेजर किया था 80 सेंटीमीटर और जिसकी ट्रू वैल्यू 86 सेंटीमीटर्स है, तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या निकला था, 80 माइनस 86 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब मेजर्ड वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, तो रिलेटिव एरर कितना हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 80, जो कि हुआ 0.075।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती की है। अब मान लो एक और रीडिंग ले ली और वो रीडिंग है 106 सेंटीमीटर, तो ये 6 की जगह 20 हुआ, तो ये रिलेटिव एरर होगा 20 डिवाइडेड बाय 106, जो कि हुआ 0.189। अब 0.075 और 0.189 में से 0.189 बड़ा हुआ, तो जो वैल्यू 106 सेंटीमीटर मेजर की थी उसमें ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी, है ना। बस यही है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एरर। अब एक बात इन दोनों एग्जाम्पल में ही ध्यान देने वाली है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। मीन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमने एक ही वैल्यू मेजर की है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, वन रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर सेम ही हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मतलब 6 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मेजर करोगे तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? अभी आएगा आगे की एक्सरसाइज में। तब तक अगले टॉपिक पर चलते हैं। तीसरे टाइप का एरर है परसेंटेज एरर। भाई परसेंटेज में बताओ कि गलती कितनी बड़ी की है। तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इतनी सी ही बात है। तो पिछले एग्जांपल में ही देख लेते हैं। रिलेटिव एरर था 6 डिवाइडेड बाय 80। अब परसेंटेज एरर हुआ 6 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब बस एक एग्जांपल एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो ये रही एग्जांपल एक्सरसाइज। इसमें सवाल ये है कि भाई हमने किसी ऑब्जेक्ट की 3 बार अलग अलग लेंथ मेजर की। पहली बार मिली 49.8 cm, दूसरी बार मिली 50.2 cm और फिर लास्ट में मिली 49.9 cm। अब तुम मुझे ये बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना, रिलेटिव एरर कितना और परसेंटेज एरर कितना। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करके बताओ। अच्छा, अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलो फिर सबसे पहले लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉडुलस। अब यहाँ पर हमें ट्रू वैल्यू तो दी ही नहीं हुई, तो अब क्या करें? अब एक काम करते हैं कि मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज निकाल लेते हैं और उसे ही ट्रू वैल्यू की जगह यूज कर लेंगे। अभी हमने निकाल ली मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। अब देखो, अब यहाँ पर 3 एब्सोल्यूट एरर निकलेंगे। ये रही मेजर्ड लेंथ्स और ये रही मीन वैल्यूज, और अब ये निकालेंगे तीनों में एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा A1 हुआ 49.8 माइनस 49.97 विच इज इक्वल टू 0.17 cm। ऐसे ही डेल्टा A2 की वैल्यू निकाली 0.2 cm और डेल्टा A3 की 0.07 cm। चलो अब निकल गया एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरी बात पर चलते हैं। अगला वो पूछ रहा है कि रिलेटिव एरर कितना है। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले जो 3 हमने डेल्टा ए निकाले थे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, उनका मीन ही ले लेते हैं। तो ये क्या निकला 0.17 प्लस 0.23 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0.1567 cm। अब मीन ऑफ मेजर वैल्यू भी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू है 49.9 cm। तो अब ये वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दें। रिलेटिव एरर 0.1567 डिवाइडेड बाय 49.97 विच इज इक्वल टू 0.00313 cm। अब तीसरा क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, तो परसेंटेज एरर निकला 0.313%। बस इतनी सी ही गलती की थी और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म।
और अब ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर हो गया ख़त्म। तो लास्ट टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ एरर प्रोपगेशन। जब आपने दो वैल्यूज़ जो मेजर की थी उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो एरर का क्या होगा? एरर भी तो किसी ना किसी तरह से कंबाइन हो जाएगा। इसी को कहते हैं एरर प्रोपगेशन। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में एरर कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस की। चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक मेजरमेंट C की वैल्यू दो मेजरमेंट्स A और B को जोड़कर या माइनस करके निकलती है, तो मेजरमेंट में एरर कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर x में भी एरर है डेल्टा x का और y में भी एरर है डेल्टा y का। तो पहले तो जो x और y हैं वो तो बस सिंपली ऐड या माइनस हो जाएंगे, लेकिन अब आगे एरर भी तो निकालना है। तो हम टोटल एरर निकालने के लिए डेल्टा x और डेल्टा y दोनों को ऐड कर देते हैं। अब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एग्जाम्पल को देख लो। यहाँ पर a और b दिया हुआ है। a की वैल्यू है 15 प्लस माइनस 0.3 और b की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस माइनस 0.2। अच्छा, अब ये प्लस माइनस देखकर डर मत जाना, ये एरर को लिखने का एक मेथड है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। तो a प्लस बी में हम सबसे पहले तो वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, जो कि है 50 प्लस 7 मतलब 22, और अब एरर को भी ऐड कर देते हैं तो ये निकला 0.5। अब a माइनस बी निकालने के लिए हम वैल्यूज तो माइनस कर देंगे, लेकिन एरर हमेशा ऐड ही होगा। तो a माइनस बी निकला 8 प्लस माइनस 0.5। अच्छा, अब ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि एरर हमेशा ही ऐड होगा, प्लस और माइनस दोनों के ही केस में। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक भी एंड हुआ। अब अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो तब आप एरर कैसे निकालोगे? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ है a प्लस माइनस डेल्टा a और ब्रेथ है b प्लस माइनस डेल्टा b और एरिया है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब z की वैल्यू होगी a मल्टीप्लाइड बाय b, लेकिन डेल्टा z की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब क्या डेल्टा a और डेल्टा b को ऐड कर दें? सोचो ज़रा, नहीं कर सकते। भाई ध्यान दो ना, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, अगर ऐड कर देंगे तो बस सेंटीमीटर में ही आंसर मिलेगा। अब ये तो गलत हो गया। तो फिर क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दें? ये भी गलत है। तो फिर सही मेथड क्या है? सही मेथड ये है डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लो। यहाँ पर a b c दिए हुए हैं और हमें निकालना है a b डिवाइडेड बाय c। तो सबसे पहले वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 और एरर हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये निकला 21 प्लस माइनस एरर। अब यहाँ पर एरर निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। तो ये हुआ डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 0.3 बाय 15 प्लस 0.2 बाय 7 प्लस 0.1 बाय 5। तो ये हुआ डेल्टा z इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 प्लस 0.02857 प्लस 0.02। तो ये निकला 1.44। तो फाइनल आंसर क्या निकला? 21 प्लस माइनस 1.4।
तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, एरर प्रोपेगेशन। बस यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ आपका राज सर और ये था फिजिक्स चैप्टर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो मिलते हैं लाइव क्लासेस में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में।